साल कबल 1996 में फिल्म सखी बादशाह के लिए मौसीकार ताफू की तरतीब दी धुन में गाया था। उनका यह गीत इंसान की असल हकीकत यानी फना और एक दूसरे से मोहब्बत और रवादारी का बयानबर था। गीत के बोल मुलायजा हों कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, छठ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे। और आप आखिर में मैं अपनी बहुत अच्छी दोस्त और अजीम गुलकारा की याद में एक छोटी सी नज़्म पेश करूँ। दिसंबर भी सितमगार है कि उस नामेहरबां के हाथ से कितने ही पैगाम सीनाए उस शाख में उतरे। उन्हीं उस शाख में एक मेहरबान चेहरा भी था, अहले वफा जिसको जहां का नूर कहते थे। वो एक कोमल मधुर आवाज़ थी, कानों में जो रस घोलती थी और सीनों में दबी चिंगारियों में लौ जगाती थी। सदा का पैरहन पहने हुए जब सुरमई लहरों पे वो कोमल सुरों में गीत गाती थी तो यूं लगता था जैसे हर सवात में उसी का सुर महकता है। तरन्नुम की हसी मलिका ने जाने किन जजीरों में खामोशी ओढ़ रखी है कि अब उसका सरापा चश्मे ख्वाहिश में उतरता ही नहीं। लेकिन कहीं उसकी सदा, उसकी मधुर लय ख्वाब के आंचल में लिपटी ख्वाहिशों के बाम पर शम्मे मोहब्बत की तरह जलती हुई अब भी हमें रास्ता दिखाती है, मधुर लोरी सुनाती है। वो अब हम में नहीं लेकिन सुरों की उस हसी मलिका का हर नगमा हवा के दोष पर उड़ता हुआ तख्ते समाल पर उतरता है, जहाँ का नूर अब भी जीना जीना कासनी कासों में अपनी मदभरी तानों का रस टपका रहा है, गीत की खैरात करता जा रहा है। रूहानी मुसरत भी है और एक उदासी भी है। मैडम नूरजहां मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मतलब है कि मैं तकरीबन 5-6 बरस उनके साथ मेरी दोस्ती रही है और वो बहुत ही ज़्यादा मेरे क्लोज दोस्त थी। उनके हवाले से मैंने फिर अपनी जो किताबें, मेरी किताब जो आई है उसमें तमाम जो यादें हैं उस हवाले से मैंने मैडम पे जो लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हैदरा पाउंड की मौत के हवाले से मोहतरम अख्तर हुसैन जाफरी मरहूम ने एक नज़्म लिखी थी, उसका आखिरी बंद था, तुझे किस फूल का कफन हम दें, तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली थे। खिज़ां की ऐसी रुत और दिसंबर का महीना था जब मेरी और हम सब की मेहरबान दोस्त और अजीम फनकारा मैडम नूरजहां हमसे जुदा हुई थी। सौत सदा के आसमान पर जगमगाता एक रोशन सितारा फिराक के गहरे गार में उतर गया। बिलाशुबा मलिका तरन्नुम नूरजहां सुर और लय की दुनिया का एक ऐसा नाम था जिसका मकाम और काम शायद अबद की आखिरी साथ तक जिंदा और पाइंदा रहेगा, और वो आवाज़ हमेशा फिजाओं में और हवाओं में गूंजती और कानों में रस टपकाती रहेगी। मैं उन दिनों अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में मुकीम था जब मैडम नूरजहां के इंतकाल की खबर सुनी। प्रदेश में और बहुत सी महरूमियों और तशरीफियों के अलावा सबसे बड़ा अजाब ये होता है कि आप अपने किसी प्यारे के बिछड़ जाने पर महज आंसू ही बहा सकते हैं, ना उसके जनाजे को कंधा दे सकते हैं और ना किसी गम गुसार के गले लग कर रो सकते हैं। सो मैं भी मैडम के इंतकाल पर महज अपने हमजाद के गले लग कर रोता रहा और मैडम के साथ गए दिनों की यादों, मुलाकातों और बातों का जिक्र चश्मो दिल को बोझ हल्का करता रहा। कोई 20 बरस उधर की बात है कि अहमद फराज, सरवत महीउद्दीन, नीलोफर इकबाल और मैं पहली बार मैडम नूरजहां से मिलने उनके घर गए। फराज साहब से मैडम की पहले ही याराना था, लेकिन हम तीनों का ये पहला फेरा था। हम शाम 7 बजे वहाँ पहुँचे। मैडम जिस वक्त मोहब्बत और प्यार से हमें मिली उसका लम्स आज भी दिल पर नक्श और यादें जिंदा और ताबिदा हैं। चाय का दौर बहुत देर तक चलता रहा, जिसके दौरान शायरी भी होती रही। फराज साहब, सरवत और मैंने अशार सुनाए। उस शाम इंकशाफ हुआ कि मैडम भी शेर कहती हैं। बस असरार उन्होंने कुछ अशार सुनाए। खैर, शायरी के बाद हल्के फुल्के वाक़यात और लतीफ़ों का दौर शुरू हुआ।
इब्तदा में बहुत होम्योपैथिक किस्म के लतीफ़े चले और फिर हस्बे मामूल फराज साहब ने चौथे रंग का एक लतीफ़ा उछाला। बस फिर क्या था, चिराग से चिराग जलता गया। इस दौरान माजी की मुमताज़ फनकारा नीलो बेगम भी आ गई। इत्तफाक से मेरे पास भी लताइफ का ना ख़त्म होने वाला ज़ख़ीरा था। कभी फराज साहब, कभी मैं और कभी मैडम लतीफ़े सुनाते रहे और महफिल सतरंगी होती गई। सवाए नीलोफर इकबाल के सब के कहके बिखरते गए। नीलोफर इकबाल ने महज शर्माने पर इत्तफा किया था। इस दौरान मैडम ने चौथे रंग के कई ऐसे लतीफ़े भी सुनाए जो हमने पहले सुन रखे थे, मगर मैडम के अंदाज़े बयान और परफॉर्मेंस ने इन लतीफ़ों का नाकाबिल बयान लुत्फ़ दिया। इस दौरान मैंने एक ऐसा लतीफ़ा सुनाया जिसका टीप का जुमला था, नी अलमास थल्ले आ आज एक फरिश्ता आया ही। लतीफ़ा सुनकर मैडम और नीलो बेगम हंसते हंसते दोहरी हो गई। खैर, उसके बाद मैडम ने मेरा नाम ही बदल दिया और कहने लगी, फरिश्ते और कुछ सुना। वो दिन और फिर उनकी मुलाकात से 6 माह तक कबल तक जब भी मैडम से मेरी फ़ोन पे बात होती या उनसे मुलाकात होती, वो मुझे फरिश्ता कहकर ही बुलाती थी। अक्सर औक़ात वो रात गए फ़ोन करती थी, कभी कोई अच्छा शेर या लतीफ़ा सुनाती या कभी मुझसे फरमाइश होती। एक रात तकरीबन 2 बजे फ़ोन आया। मेरी अहलिया बीना ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं नूर जहाँ बोल रही हूँ, फरिश्ता कहाँ है? बीना की रगे ज़राफ़त फड़की, बोली, मैडम फरिश्ता तो नहीं, अलबत्ता एक शैतान मेरे साथ सोया हुआ है। मैडम ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ वही फरिश्ता है मेरा, उसे जगाओ। खैर, मैंने उठकर मैडम से बात की और फिर उनकी बेताबाना फरमाइश पर एक लतीफ़े का टीप का जुमला सुनाया जिसे वो भूल रही थी। फिर उन्होंने एक ताज़ा लतीफ़ा वाक़या सुनाया, मुझसे शेयर किया। खैर, कुछ अरसे बाद उसने इत्तफाक से हमारी मेहरबान दोस्त और किश्वर नाई PNCA की DG तैनात होकर आ गई। किश्वर ने एक अज़ीमुश्शान सकाफ़ती शो लाहौर में मुनक़्क़िद कराया। शाही किला में मुनक़्क़िदा तकरीब में मैडम नूरजहाँ को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया। किश्वर ने मैडम को लाने ले जाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मैं मैडम के घर गया, वो तैयारी में मसरूफ़ हो गई। कहने लगी, जब तक तरन्नुम नाज आती हैं हम चाय पीते हैं और गपशप लगाते हैं। फिर उन्होंने शेर सुनाने की फरमाइश की। मैंने कुछ अशार सुनाए। फिर कहने लगी, फरिश्ते, सुना है लोगों ने मेरे बारे में भी लतीफ़े गढ़े हुए हैं। मैंने कहा, जी हाँ मैडम, बहुत से। कहने लगी, मुझे भी सुनाओ। मैंने कहा, दिल को संभाला और ये बात जहन से निकाल दी कि मैडम मेरे सामने बैठी हैं। बस आगाज़ कर दिया। लतीफ़ा कुछ यूँ है कि एक बार मैडम स्टूडियो में गाने की रिहर्सल कर रही थी। इस दौरान एक साफ़ी उनसे इंटरव्यू करने आया और पूछा, मैडम आपको याद है कि फिल्म इंतज़ार का मशहूर गीत वो जाने वाले ठहर रुक जा ठहर कब गाया था? मैडम कहने लगी, सन तो मुझे याद नहीं, अलबत्ता अकबर उस वक्त मेरे पेट में था। दूसरा सवाल था कि फिल्म अनारकली का गीत चले आओ कि हम तो आखिरी मंजिल तक आ पहुँचे, कब गया था? मैडम बोली, उसका भी सन याद नहीं, अलबत्ता ज़िले उमा उस वक्त मेरे पेट में थी। इस पर करीब बैठे शादिंदे ने फिक्रा कसा, मैडम आपने कभी खाली पेट भी कोई गाना गाया है? लतीफ़ा सुनकर मैडम बहुत ज़ोर से हंसने लगी। इस वक्त मुझे किसी सियाने का कौल याद आया कि अपने आप पर हंसने वाले बड़े दिल के मालिक और अजीम लोग होते हैं। मैडम कहने लगी, फरिश्ते, खुदा का खौफ करो, तुमने मेरे बारे में क्या कुछ जमा कर रखा है? हाँ है तो बहुत कुछ। मैंने कहा, मगर इस वक्त सिर्फ एक और लतीफ़ा बताता हूँ। कहने की बताओ। मैंने कहा, एक साफ़ी ने मैडम से उनके माशकों और शादियों के बारे में सवाल किया। मैडम कहने लगी, नहीं नहीं कोई भी नहीं, लोगों ने ऐसे ही मशहूर कर रखा है। साफ़ी का इसरार था, फिर भी मैडम कुछ तो होगा ना, आखिर ऐसे ही तो बातें नहीं बनती ना। इस पर मैडम ने ज़ेरे लाभ नाम लेते उंगलियों पर गिनना शुरू किया, 1 2, और अचानक चौंक कर कहने लगी, हाय हाय, ना करते भी कमबख्त 12 हो गए हैं। ये लतीफ़ा सुनकर भी मैडम देर तक हंसती रही। मैंने गनीमत मौका जाना और एक लतीफ़ा और दाग दिया। एक बार मैडम बैरून मुल्क जाने के लिए वीज़ा फॉर्म भरवा रही थी। नाम के खाने के आगे उनका नाम लिख दिया गया, नूरजहाँ। अगला खाना था जोजा। पूछा, यहाँ किसका नाम लिखना है? इस पर करीब बैठे सजिंदे ने कहा, लिख दो सारा जहाँ। और दाद देना पड़ेगी मैडम के हौसले की
इस पर भी वो बहुत ज़ोर से हंसने लगी। इस दौरान तरन्नुम नाज और एक साहब कमरे में दाखिल हुए। मैंने कहा मैडम बाकी अगली नशिस्त में। उसके बाद हम शाही किला में मुनक़दा प्रोग्राम में जाने के लिए रवाना हो गए। इस खसूसी शो में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान भी तशरीफ़ लाए थे। महफिल के इख्तिताम पर जब मैंने मैडम से कहा कि चले मैं आपको घर छोड़ रहा हूँ, तो कहने लगी फरिश्ते थोड़ी देर बाद चलेंगे, अभी तुम मेरे साथ आओ। मैंने नुसरत से कुछ बात कर ली है। खैर मैडम ने किसी को भेजा कि नुसरत साहब को इधर ले आए। थोड़ी देर बाद नुसरत फ़तेह अली खान आ गए और उन्होंने झुककर मैडम को आदाब कहा। दोनों ने ठेठ पंजाबी में गुफ्तगू शुरू की। मैडम कहने की नुसरत मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर एक एल्बम तैयार करें। नुसरत कहने लगे मैडम मेरी इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या होगी, ये मेरे लिए बहुत कीमती सरमाया होगा। मैडम ने कहा ठीक है, हम अगले माह मिलते हैं और उसकी हतमी शक्ल देते हैं। इस पर नुसरत कहने लगे मैडम मैं 2-3 हफ्तों के लिए यूरोप जा रहा हूँ, वापस आकर आपकी खिदमत में हाजिरी दूंगा। मैडम ने कहा ठीक है। फिर मेरा तारुफ कराते हुए कहने लगी हमारे लिए शायरी का इंतखाब हसन करेगा और ये मेरा फरिश्ता दोस्त है। इस पर नुसरत और मैडम ने एक साथ कहकर लगाया। मगर अफसोस कि वो दिन कभी ना आ सका। दोनों अजीम फनकार अपनी अपनी दुनिया में गुम होकर एक ऐसी समत जा निकले जिसका कोई अंत नहीं, और कनरस शायकीन इन दोनों की मुश्तरका काविश से हमेशा के लिए महरूम हो गए। उससे अगले बरस PNC ने लाहौर में एक पाकिस्तानी सकाफत और फ़नून लतीफ़ा के हवाले से एक सेमिनार का एहतमाम किया। किशोर कहने लगी क्यों ना हम एक सेशन की सदारत मैडम से करवाएं, तुम मैडम को फ़ोन करो। खैर मैंने फ़ोन किया तो वालों ने बताया कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं, वो अस्पताल में है। खबर सुनकर किशोर और मैं मैडम की इयादत के लिए अस्पताल पहुँचे। हस्बे मामूल मैडम के कमरे में चाहने वालों का हुजूम था। वो बिस्तर पर नींद दराज थी। मैडम ने हमें देखा तो बुलंद आवाज़ में कहा वो मेरा फरिश्ता आ गया, कैसे हो फरिश्ते। मैंने कहा मैडम मैं तो ठीक हूँ, मगर आपको अस्पताल में देखकर अच्छा नहीं लगा, आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। किशोर ने उनको फूल पेश किए तो मैडम की आंखें चल गई। निकाह के बावजूद सबसे बातें करती रही। एक वो जो फिरदौस का जिक्र हुआ था उसमें ये एक जुमला भी है। मेरे साथ वाली नशिस्त पर एक खातून बैठी थी जिन्होंने बहुत खस्ता दुपट्टे से अपना सर ढांप रखा था। उनका लिबास भी बहुत मामूली सा था और पाँव में पुरानी सी चप्पल थी। मुझे यूँ लगा मैंने इस खातून को कहीं देखा है। मैडम ने दौरान गुफ्तगू भांप लिया कि मैं इस औरत को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी फरिश्ते इसको जानते हो। मैंने नफी में सर हिलाया। ये फिरदौस है, हीनाजा वाली फिरदौस। यकीन कीजिए मेरे लिए ये इंकशाफ किसी सदमे से कम न था। कहाँ माजी की खूबसूरत जट्टी हीर फिरदौस और कहाँ ये उजले मज़ार की सूरत एक बदहाल औरत। शाहरुख का शेर याद आ गया, मेरा रंग रूप जब बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजां से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार में। मैडम इस सूरत हाल से निकालते हुए कहने लगी ये मेरी सौतन थी, मगर मुझे तब भी अजीज थी और अब भी है, और तो और मेरी बेटियां भी इसकी आशिक हैं। मुझे बताए बगैर अपनी सौतीली माँ से मिलने चली जाती थी, मगर इस एजाज का क्या किया जाए जिसने ना मेरी कदर की और ना इसकी। वो सही मानों में बेवफा था। कहने लगी सच पूछो तो मैंने दिल की गहराइयों से एजाज से मोहब्बत की थी, मुझे उससे इश्क था, मगर क्या बताऊं वो तो एक नाकाबिल बयान का ही। मैडम अपने बच्चों के मामले में हर माँ की तरह बहुत ज़्यादा हसास थी, इसलिए अक्सर अपने बेटों के बारे में फिक्रमंद रहती थी। कहती थी जब खाना खाने बैठती हूँ तो दोनों बेटों का ख्याल आ जाता है। निवाला वहीं छोड़कर पहले उनको फ़ोन करती हूँ कि तुमने कुछ खाया है। इस पर दोनों कहते हैं अम्मा जी खाने को कुछ है ही नहीं। बस फिर क्या होता है, खाना छोड़कर पहले उनको भिजवाती हूँ। फराज साहब ने मैडम से दोनों बेटों के बारे में पूछा तो कहने लगी बेड़ा गर्क हो इस शराब का, इसने दोनों को कहीं का नहीं रखा। अकबर शाम से सुबह तक पीता रहता है। फराज ने पूछा और असगर वो सुबह से शाम तक पीता है। अपने इस बेसाख्ता जुमले पर मैडम खुद भी हंसने लगी। मैडम दौरान अदालत अपनी बेटियों के पास कराची चली गई। गए फ़ोन पर मैं उनसे बात करता। अमेरिका जाने से एक दिन पहले मैंने मैडम के घर फ़ोन किया, उन्होंने खुद ही उठाया। कौन? मैंने कहा हसन। कौन हसन? मैंने पूरा नाम बताया। बोली ओए तुम सिर्फ फरिश्ता कह दिया करो, क्योंकि हसन नाम के मेरे बहुत से जानने वाले हैं, और तो और मेरा दामाद भी हसन है। खैर मैंने हाल अहवाल पूछा
तो कहने लगी अब मैं पहले से बेहतर हूँ, इंशाल्लाह जल्दी लाहौर चली जाऊँगी और फिर तुम्हारे साथ महफिलें भी होंगी। मगर अफसोस सद अफसोस कि मैडम और मेरी ये ख्वाहिश तशना ही रही, बल्कि अब तो ख्वाब दर ख्वाब हो चुकी है, क्योंकि मैडम हफ्त आसमान का सफ़र तय करके एक ऐसे मंतके पर जा चुकी हैं जहाँ से लौट कर कोई कभी वापस नहीं आता। और मैं सात समंदर पार अपने प्यारों और यारों से दूर बैठा मैडम को याद कर रहा था। यादों के पर्दाए सीन पर गुजरते वक्त की तस्वीरों का फीता बहुत तेज़ी से चलता और न जाने कैसी कैसी तस्वीरें आंखों की दहलीज से सीने के अंदर उतरती और फिर इसी साथ से गुजरती रही, आंखों से महव होती रही। बकौल बशीर मुंजर, मौत आ जाएगी माँ पारों को, हाय ये लोग भी मर जाएंगे। मलका तनम नूर जहाँ के घर में उनके दो ज़ाती मुलाजम थे, एक बानो और दूसरा अच्छी मियाँ। अच्छी मुलाजम और मुलाजमा दोनों तरह के फ़राइज़ सरअंजाम देती थी। मैडम के वफ़ात के बाद अच्छी किसी न किसी वसीले से अमेरिका चला गया। मैं भी उन दिनों न्यूयॉर्क में मुकीम था। एक शाम हम अलका वाबज़ोर के इजाज़ के बाद रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे तो अच्छी मेरी तरफ आया। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। हाल अहवाल के बाद वो कहने लगा, हसन साहब मैं न्यूयॉर्क तो आ गया हूँ मगर यहाँ कोई मुलाजमत नहीं है। खैर मैंने रेस्टोरेंट के मालिक से बात की तो उसने अच्छी को मशवरा दिया कि रेस्टोरेंट के बाहर तुम 5 सिगरेट का खोखा लगा लो। खैर अच्छी ने 10 बरस इस पर अमल किया और मेरे पाकिस्तान आने तक अच्छी का खोखा खूब चल रहा था। दर हकीकत मैंने अच्छी पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैडम के साथ रहने वाला हर शख्स मुझे अजीज़ था। मैं आखिर